Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the last part of the revolt of 1857 जिसमें हम आज इसके फेलियर इफ़ेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमने लास्ट लेक्चर की एंड किस पे की थी, इस बहादुर शाह जफ़र पे, जिसमें हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 20 सितंबर 1857 को दिल्ली कैप्चर कर लेते हैं और बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट कर लेते हैं। जहां पर बहादुर शाह जफ़र को अरेस्ट करने के बाद इनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाता है और उस मुकदमे के नतीजे में उनको डिपोर्टेशन की सज़ा हो जाती है और इनको रंगून जलावतन किया जाता है, जहां पे इनकी डेथ 1862 को हो जाती है। और यूं ये दिल्ली जो है वो थ्रू जॉन निकलसन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर पर को सप्रेस करने वाला सर कॉलिन कैम्बल होता है। ये सर कॉलिन कैम्बल जो है ये कानपुर पर अटैक कर लेते हैं और नाना साहिब को डिफीट दे देते हैं और यूं 6 दिसंबर 1857 को कानपुर ये कैप्चर कर लेते हैं और जो नाना साहिब होते हैं वो नेपाल चले जाते हैं। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ को भी सप्रेस करने वाला कौन होता है, वो हेनरी लॉरेंस होता है। हेनरी लॉरेंस क्या करता है, वो लखनऊ पर अटैक कर लेता है और इस बेगम हजरत महल को डिफीट दे देता है और ये बेगम हजरत महल क्या कर लेती है, ये नेपाल भाग जाती है जहाँ पे वो बेस बदल कर रहना शुरू कर लेती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम झांसी की बात करें तो झांसी की अपराइजिंग को सप्रेस करने वाला जनरल यूरोस होता है। जब हेनरी यूरोस झांसी पर अटैक कर लेता है तो इस लड़ाई में लक्ष्मीबाई की डेथ हो जाती है और जो इनका जो हेल्पर होता है तांतिया टोपी, इनके बारे में भी यही कहा जाता है कि वो जाके जंगलों में छुप जाता है, बट ईस्ट इंडिया कंपनी इनको अरेस्ट कर लेते हैं और इनको सजाए मौत सुना लेते हैं। लास्ट अगर हम बिहार की बात करें तो इस बिहार का जो रूलर होता है वो भी इस लड़ाई में मारा जाता है और इस बिहार को सप्रेस करने वाला कौन होता है, वो विलियम टेलर होता है। तो ये थी तमाम डिटेल कि किस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तमाम सेंटर की अपराइजिंग को सप्रेस किया। ओके, तो अब देखते हैं कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल कैसे हुआ, नाकाम कैसे हुआ। तो ये तमाम पॉइंट्स हम इस रिवॉल्ट को फेल होने में डिस्कस करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप का मतलब ये है कि जो मेरठ से आए हुए स्पॉयज थे उन्होंने दिल्ली में आके बहादुर शाह जफ़र को तो लीडर मान लिया था, ठीक है, उसको एज एम्परर तो कंसिडर कर लिया था, बट वेरी फ्यू पीपल हु लेड द मूवमेंट फाउट अंडर हिज लीडरशिप। तमाम के तमाम जो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन सब ने बहादुर शाह जफ़र को लीडरशिप के तौर पर नहीं माना था। फ्यू लीडर्स इसमें शामिल थे। तो एक वजह ये थी कि लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप की कमी थी। नेक्स्ट है लैक ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस। इस वॉर में अगर स्पॉयज लड़ रहे थे, रूलर्स लड़ रहे थे या कॉमन पीपल अगर इनमें शामिल थे तो इनमें कोई नेशनलिज्म की वो फीलिंग्स नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी। तो ये भी एक वजह बनती है। ठीक है। नेक्स्ट है लॉयल ऑफ रूलर्स टू ब्रिटिश। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे रूलर्स भी थे इंडिया में जो कि चाहिए तो ये था कि वो इस वॉर के मौके पर अपने ही लीडर्स को सपोर्ट करते, तो वो क्या करते थे, इस मौके पर वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे और उनके साथ वफादार थे। तो एक ये वजह भी बनी इस वॉर की नाकामी में। नेक्स्ट है लैक ऑफ नेशन वाइड डायमेंशन। ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो था ये पूरे इंडिया में नहीं लड़ा जा रहा था, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। ठीक है। बल्कि कुछ सेंटर्स थे
जैसा कि दिल्ली हुआ, झांसी हुआ, बिहार हुआ, एक्सेट्रा। इन तमाम जगहों से ये तो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के मौके पर नेशन वाइड डायमेंशन की कमी नजर आई। तमाम लोग इसमें, तमाम जो स्टेट्स थे वो इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है अनकोऑर्डिनेटेड लीडरशिप। इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जिन लीडर्स ने हिस्सा लिया हुआ था, इनमें कोई सेंट्रल लीडरशिप नजर नहीं आई। ठीक है, तो ये वजह भी इस रिवॉल्ट की नाकामी में मिलती है। लेक ऑफ रिसोर्सेस। लेक ऑफ रिसोर्सेस का मतलब ये है कि जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते थे या जो इस वॉर में, तो उन मटेरियल की भी कमी थी, उस वॉर वेपन्स की भी कमी थी इन इंडियंस पीपल को, एज कंपेयर टू अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वो वेल इक्विप्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट है लेक ऑफ गुड जर्नल्स। देयर इज नो डाउट के लक्ष्मी बाई हुए, थांथिया टोपी अगर हुआ, या नाना साहिब हुए, ठीक है, वो ब्रेव बहादुर लीडर्स थे। बट अगर हम दूसरी तरफ ब्रिटिश की बात करें तो उनकी जो जर्नल्स थे, उनके जो लीडर्स थे, वो वेल ट्रेंड थे। तो एक ये भी वजह बनती है कि वो इतने एज कंपेयर टू ब्रिटिश इतने वेल ट्रेंड नहीं थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑफ द सी। क्या है कि ब्रिटिश का जो कमांड था वो इंडिया में जो इंडिया के साथ जो सी था उस पर भी उनकी पावर चल रही थी। तो वो क्या करते थे कि इस वॉर के दौरान उन्होंने काफ़ी सारे जो सोल्जर्स थे या फोर्सेस थे वो इस सी को यूज़ करते हुए उन्होंने फोर्सेस को उतारे ताकि वो इस वॉर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, अपने आप को और भी मजबूत कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश डिप्लोमेसी। ब्रिटिश डिप्लोमेसी का मतलब क्या है कि ब्रिटिश ऐसी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ को यूज़ करते थे जिसकी वजह से चाहे वो पठान थे, सिख थे या और जो पीपल थे, उनको आपस में लड़ाते थे फॉर देयर ओन विल। ठीक है, तो एक ये भी वजह बनती है इस रिवॉल्ट की नाकामी में। नेक्स्ट है ओल्ड वर्सेस न्यू वेपन। इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान इंडियन जो वेपन्स यूज़ करते थे वो ओल्ड फैशन के थे, मॉडर्न नहीं थे। ठीक है, आउटडेटेड थे एज कंपेयर टू ब्रिटिश जो वेपन्स यूज़ कर रहे थे वो एडवांस थे। तो एक वजह ये भी बनती है। लास्ट पॉइंट है प्री मेच्योर रिवॉल्ट। अब प्री मेच्योर रिवॉल्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो वॉर के लिए जो डेट फिक्स की गई थी वो थी 31 मई 1857, जबकि हमें ये वॉर शुरू होने की डेट हमें क्या मिली 10 मई 1857, मींस ड्यू डेट से पहले ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। जबकि काफ़ी सारे जो लीडर्स थे जो कि इस वॉर में हिस्सा लिए हुए थे उनको इस ड्यू डेट का पता ही नहीं था, तो ये वजह भी बनी इस वॉर की नाकामी में। तो ये तमाम रीजंस थे जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल्ड हुआ। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट ये पड़ा कि इस जंग की कामयाबी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नेम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इस एक्ट के मुताबिक क्या हुआ कि जो कंपनी की रूल थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वो एबॉलिश हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की रूलिंग ख़त्म हो गई तो अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन की रूलिंग स्टार्ट हो गई। और इसको अनाउंस किया किसने? दिस वॉज अनाउंस्ड बाय द लॉर्ड कैनिंग एट अ दरबार इन इलाहाबाद इन अ प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन 1 नवंबर 1858। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या आए? वो ये आए कि जो गवर्नर जनरल की ऑफिस थी वो रिप्लेस हो गई और अब गवर्नर जनरल की जगह
वायसराय का नाम शामिल हो गया, गवर्नर जनरल का ऑफिस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज क्या आए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनको एबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेब्स की पॉलिसी थी वो एबॉलिश हो गई, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। इंडियन रूलर्स के राइट्स दोबारा से रिकॉग्नाइज हो गए और मुगल रूल जो थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। तो ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे। नेक्स्ट है रिलीजियस इफेक्ट। रिलीजियस इफेक्ट क्या पड़ा? वो ये पड़ा कि द इंडियन पीपल वर एश्योर्ड ऑफ फुल रिलीजियस फ्रीडम। लास्ट है सोशल इफेक्ट। सोशल इफेक्ट क्या था? सोशल इफेक्ट ये पड़ा कि जो ब्रिटिश और इंडियन पीपल के दरमियान गल्फ क्रिएट हो गई, क्योंकि वो इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इंडियन म्यूटिनी का नाम दे रहे थे और इंडियन पीपल को वो कसूरवार ठहरा रहे थे, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान गल्फ क्रिएट हो जाती है। तो ये तमाम इम्पैक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस थे जो कि इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद पेश हुए। So that's all for today. But if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.